5.10 डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डैम जो होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिनका काउंट तकरीबन 5000 से ऊपर है और 411 जो है अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन के लिए उनका काम चल रहा है। एंड इनके अलावा बहुत सारे स्मॉल डैम्स भी हैं हमारी कंट्री में, छोटे छोटे। तो उन्हीं को रिहेबिलिटेट करने के लिए और उनमें जो रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट है उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है ड्रिप, DRIP। फ़ेज़ 1 इसका 2012 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। अभी फ़ेज़ 2 और 3 के लिए वर्ल्ड बैंक ने और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उन्होंने फाइनेंस के लिए सपोर्ट दे दिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो डैम को लेकर के 2018 में रिसेंटली मेंस में क्वेश्चन आया ज़रूर था, लेकिन वो GS4 का था। उसमें आपको एक सिचुएशन दी गई थी कि सपोज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोच रही है माउंटेन वैली में, जहाँ पर फॉरेस्ट है और वहाँ पर बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़ भी हैं। तो आपकी पॉलिसी क्या होगी कि जो भी अनफोर्सिन कंटिजेंसीज आती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए। लेकिन डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी को लेकर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़रूर आया है और वो 2018 में ही आया था। ऑलराइट, तो उसमें स्पेशली था कि कुछ फाइनेंशियल जो MSP था, किस किस का अनाउंस किया था इकोनॉमिक अफेयर्स में कैबिनेट कमेटी ने। तो ये पॉसिबली इकोनॉमिक सर्वे से था ये वाला क्वेश्चन। सो जब हमारे पास ये स्कीम है तो डैम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री का वाटर सिक्योरिटी लेवल मेंटेन करने के लिए, प्लस में इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन कुछ समय से उनकी मेंटेनेंस डेफर हो रही थी, यानी कि डिले हो रही थी, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे। स्पेशली हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ के लॉस के लिए, प्रॉपर्टी के डैमेज के लिए और इकोलॉजी के डैमेज को लेकर। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने सेंट्रल वाटर कमीशन के थ्रू ड्रिप को लॉन्च किया था। तो वर्ल्ड बैंक इसमें फंडिंग कर रहा है। 2 और 3 के लिए वर्ल्ड बैंक प्लस AIIB की फंडिंग आ रही है। 2012 में जब पहला स्कीम लॉन्च हुआ था तो उस समय हम लोगों ने सिर्फ 7 स्टेट्स में लॉन्च किया था और 8 ईयर्स का जो टारगेट था, यानी कि 2020 तक का, उसमें 223 डैम्स को रिहेबिलिटेट किया था। अभी जो 2nd और 3rd फेज़ है, यहाँ पर हमारे पास 10 ईयर्स का टारगेट है 2031 तक, और 736 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का एम है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, जिसके साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एक अटैच्ड ऑफिस है जो प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है वाटर कंजर्वेशन, वाटर के रिसोर्सेज को लेकर। इनका काम होता है जो भी वाटर पावर, जैसे कि फ्लड कंट्रोल हो गया, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट, इस तरीके के सारी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सेंट्रल वाटर कमीशन के पास होती हैं। अब डैम होता है, ये ड्रिप क्या होता है, DRIP। इस प्रोजेक्ट का एम है इम्प्रूव करना सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका डैम है वो सेफ़ रहे, उसमें कोई क्रैक ना आए, वहाँ से कोई वाटर लीकेज ना हो, वहाँ की इकोलॉजी डिस्ट्रॉय ना हो, प्लस में वो परफॉर्म करता रहे टाइम पर। ऐसा नहीं कि वो डैम जो है वो बिल्ट हो गया है, वो सिर्फ रिवर का फ्लो रोक कर खड़ा हो गया है, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है या फिर वहाँ पर इरीगेशन को यूज़ के लिए वाटर यूज़ करना है, वो यूज़ हो ही नहीं पा रहा है। इन चीज़ों को सबको इंश्योर करने के लिए हमारे पास ड्रिप प्रोजेक्ट है। ड्रिप प्रोजेक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डैम्स एंड एसोसिएटेड एप्यूटेनेंसेस। एप्यूटेनेंसेस का मतलब होता है कि जो भी एक्सेसरीज या फिर आइटम होते हैं ना, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ अटैच्ड होते हैं, उनको बोलते हैं। और ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डैम की सेफ्टी और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। 3rd इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तीनों को एक एक करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। पहले जो ऑब्जेक्टिव है उसमें प्रोजेक्ट का फोकस होगा मिटिगेट करना। मिटिगेट करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की गंभीरता को कम कर देना। तो डैम के फेलियर के कारण जो भी रिस्क होते हैं उन सबको मिटिगेट करना, ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ की सेफ्टी मेंटेन रहे। रिवरिंग, जो रिवर के आसपास का, बैंक के आसपास का जो एरिया है वहाँ की इकोलॉजी मेंटेन रहे। डैम के डाउनस्ट्रीम में जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जहाँ से डैम से पानी का आउटलेट होता है, वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होती है, अगर वहाँ सडनली ज़्यादा पानी का आउटलेट हो जाए तो वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। उन सबको भी इंश्योर करना कि वो हेल्दी रहें। तो इन सब के लिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है दोनों, धर्मा और शेस। धर्मा में क्या होता है, डैम की हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ये कलेक्शन और मैनेजमेंट करता है जो भी डेटा होता है ना डैम की सेफ्टी के लिए, सभी लार्ज डैम्स का, वो होता है धर्मा में। शेस के अंदर क्या होता है, ये भी एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन टूल है जहाँ पर सेस्मिक हज़ार्ड किसी भी इंडियन रीजन, सेस्मिक मतलब जो वाइब्रेशन होती है ना अर्थ के अंदर, वाइब्रेशन जो भूकंप वाली वाइब्रेशन होती है, उसको नोटिस करने के लिए, उसका डेटा मेंटेन करने के लिए।
सेकंड ऑब्जेक्टिव है इनका डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। फिजिकल रिहेबिलिटेशन के अलावा उनका एम्फोसिस ये भी होगा कि जो डैम ऑनर्स होते हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाए। कस्टमाइज मतलब अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। प्लस में ये भी इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है ताकि डैम्स का जो ऑपरेशन है वो बेटर तरीके से हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या होंगे। इस प्रोग्राम के कारण जो स्टेट्स और जो डैम ऑनर्स हैं उनको अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। इवन जो सेलेक्टेड डैम्स हैं उनके बियॉन्ड भी। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, ये जो हमारा डैम सेफ्टी बिल है 2019 का, इसके जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान है, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसमें सपोर्ट मिलेगा। इट इज़ लाइकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो अनस्किल्ड वर्कर्स है वहाँ पर 10 लाख पर्सनस डे की, और जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स है वहाँ पर 250 पर्सनस डे। अभी पर्सनस डे का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि एज्यूम करते हैं, लेट्स से कि एक पर्सन जो है वो कंप्लीट करता है एक टास्क को एक डे के अंदर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो एफर्ट है वो 1 मैन डे का है, यानी कि 1 पर्सन डे का है। ऑलराइट, अगर हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा, 5 पीपल, ठीक है, कंप्लीट करते हैं एक टास्क को 1 डे में, 1 टास्क। ऑलराइट, इसका मतलब हो गया कि 5 मैन डे। फिर हम बात करते हैं 5 पीपल अगर कंप्लीट करते हैं एक टास्क को 2 डेज़ में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 मैन डेज। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होते हैं एक जॉब के लिए, तो ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रिप के जो फेजेस हैं इनके कारण जो अनस्किल्ड होगा वो 10 लाख पर्सन डेज हो जाएगा, और जो वर्किंग प्रोफेशनल होगा वो 2,50,000 हो जाएगा। डैम सेफ्टी बिल 2019 क्या है, इस बिल के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी हमारे डैम्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनका सर्विलेंस, उनका इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। प्लस में उन डैम्स की सेफ्टी के लिए भी हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होंगे। इस बिल की प्रोविजंस क्या हैं, एक नेशनल, और देखो जब इसने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोला ना तो वो यही होता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे कि एक नेशनल और स्टेट लेवल की कमेटी होगी उस डैम की सेफ्टी के लिए जो उनकी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेगी। जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, डैम को फेल होने से प्रिवेंट करना, ठीक है, कोई भी अगर मेजर डैम फेलियर हो जाता है वहाँ पर चेंजेस वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब काम होगा नेशनल और स्टेट लेवल की कमिटीज़ का। एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी प्रोवाइड करेंगे जिनका काम जो भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ये फॉर्मुलेट करेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर सर्वेलेंस करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए गए हैं किसमें, डैम सेफ्टी बिल 2019 में। 5.11 में वी हैव साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। सो रिसेंटली IMD जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल यानी कि जो मौसम विभाग का जो डिपार्टमेंट है, मतलब मौसम का सूचना का जो विभाग है, डिपार्टमेंट विभाग को बोलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक बड़ा ही डायनेमिक और इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन, इम्पैक्ट बेस्ड वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखना, वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। अब ये इम्पैक्ट बेन, देखो साइक्लोन जब भी आएगा उसके बारे में वार्निंग देंगे। ऐसा नहीं था कि पहले हमारे पास कोई वार्निंग सिस्टम था ही नहीं, पहले भी था, लेकिन अभी क्या है, IBF, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग और वार्निंग सर्विस। तो ये इसमें थोड़ा सा नया फीचर ऐड हो गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो मेटीरियोलॉजिकल डेटा होता है उसको कंबाइन करेगा जियो स्पेशियल और पॉपुलेशन डेटा के साथ। तो ये पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैसे तो यहाँ पर। मेटीरियोलॉजिकल तो मतलब मौसम से संबंधित जानकारी, जियो स्पेशल का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर डेटा के अंदर आप जोग्राफिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हो वो जियो स्पेशल बन जाता है, और उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है इन सबको मिला करके एसेस करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पर साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। नए सिस्टम के अंदर लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक टेलर्ड वार्निंग्स होंगी, यानी कि अब ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर साइक्लोन आता है, ठीक है, तो इस लोकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा वो लोकेशन स्पेसिफिक बहुत हो गया है अब, ठीक है। तो इसके अब लोकेशन स्पेसिफिक हमको पता चल गया है तो हमें ये मालूम होगा कि चलो ठीक है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इकोनॉमिक लॉस कितना होगा, लाइफ का लॉस कितना होगा, उसे हम बचा सकते हैं बहुत हद तक। तो बाकी सब तो बेसिक चीज़ें हैं। IMD ने पार्टनर किया है NDMA के साथ, जो आपको पता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के लिए के साथ इन सब में।
अभी IBF क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारे एक्शंस होंगे बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक एरिया का हज़ार्ड पोसेस कर, जो रिस्क और हज़ार्ड होगा वो हम पोसेस कर पाएंगे, ठीक है। वार्निंग जो बेस्ड होगी वो उसकी सिवियरिटी के ऊपर होगी, लेवल और सिवियरिटी पे। ज़्यादा ऊपर ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाला जो बॉक्स है ना नीचे का, ये समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि जो भी कोई हज़ार्ड है, मान लो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो जो नॉर्मल फोरकास्ट होता है वो क्या होता है कि भाई एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी 3 है जिसकी विंड स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है, वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आएगा, ठीक है। अब IBF से क्या हो जाएगा कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी 3 का विंड स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है, वो आएगा, लैंडफॉल करेगा 12 घंटे में X और Y रीजन्स के अंदर, और कुछ डैमेज करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे ब्रिजेस को, और ब्लॉक कर देगा ट्रांसपोर्ट रीजन का X से Y के अंदर। अब क्या होगा, और डिटेल्ड वार्निंग आ जाएगी हमारे पास। साइक्लोन वार्निंग इंडिया के अंदर करंटली जो एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है वहाँ से मिलती है कलकत्ता से। चेन्नई और मुंबई के साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है भुवनेश्वर में है, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद में। वार्निंग्स को इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के 4 स्टेजेस के अंदर। 4 हमारे स्टेजेस होते हैं, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स और 12 आवर्स। ये नाम आपको पता होना चाहिए, प्री साइक्लोन वॉच, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग और पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। इतना सिंपल सा है, ध्यान में ये रखना है कि आप इम्पैक्ट बेस्ड हम लोगों ने उसको बना दिया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया साथ में और कितना डिफरेंस बता रहा है, बस। सर्कुलर बायो इकोनॉमी थोड़ा सा एक समझने की चीज़ है। तो रिसेंटली जो यूरोप का एक फॉरेन इंस्टीट्यूट है, वहाँ की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको 29 यूरोपियन स्टेट्स ने, लेकिन अब 29 नहीं है, अब 27 यूरोपियन स्टेट्स हो चुके हैं, आपको पता है ब्रेक्सिट वगैरह एंड एवरीथिंग। इन्होंने कुछ 10 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान बनाया है सर्कुलर बायो इकोनॉमी के लिए। किसकी? अभी बायो इकोनॉमी किस चीज़ की है? वेल बीइंग की है। सो सर्कुलर बायो इकोनॉमी का मतलब होता है सर्कुलर, जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो प्लस में जो बायो इकोनॉमी है, ये देखो, ये रहा बायो इकोनॉमी, ये रहा सर्कुलर इकोनॉमी, दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सर्कुलर बायो इकोनॉमी। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं कि बायो इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। इसी के लिए पूरा एक एक्शन प्लान बना के दिया है 10 पॉइंट्स का, ताकि फॉर द वेलफीइंग ऑफ सर्कुलर बायो इकोनॉमी, ताकि सर्कुलर बायो इकोनॉमी ढंग से काम करे। किसने बना के दिया? यूरोपियन फॉरेन इंस्टीट्यूट ने। बायो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हम लोग फॉसिल कार्बन जो सब्सिट्यूट करते हैं फॉसिल कार्बन को, किससे? रिन्यूएबल कार्बन के साथ, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा। अभी ये मत सोचना कि कैसे, जो हमारे फॉसिल कार्बन होते हैं उसको हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? रिन्यूएबल कार्बन के साथ। और वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर के बायोमास से, फॉरेस्ट्री से, मरीन एनवायरनमेंट से। सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हमारे इंटेंशन और डिज़ाइन के तहत हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव बना देते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, कोई भी एक इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है ना, उसमें एक एंड ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, एक चीज़ है पर्टिकुलर, चल रही है, फिर वो एंड हो जाती है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है ना, वो उसका एक डिज़ाइन और इंटेंशन ऐसे रखा जाता है कि वो रिस्टोर होती रहती है, वो रीजनरेट होती रहती है, वो कॉन्स्टेंट मोशन में रहती है। और यहाँ पर बायो वाले में क्या था कि जो फॉसिल कार्बन थे वो क्या होता था? ख़त्म हो जाता था, रिप्लेनिश करना पड़ता था। रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास क्या होता है? उसको रिन्यू कर सकते हैं हम बार बार। अब इन्होंने दोनों को मिला के बना दिया क्या? सर्कुलर बायो इकोनॉमी। कोई भी चीज़ जो सर्कुलर इकोनॉमी में बनती है कभी भी वेस्ट नहीं जाती हैगी, ठीक है ना। करंटली हमारे पास कौन सी इकोनॉमी चलती है? हमारे पास चलती है लीनियर इकोनॉमी, जिसमें बोलते हैं टेक मेक डिस्पोज इकोनॉमी भी बोलते हैं। 10 पॉइंट का एक्शन प्लान, यानी कि अगर हम सर्कुलर बायो इकोनॉमी को वेलबींग के लिए यूज़ करते हैं तो एक्शन प्लान मतलब क्या एक्शन लिया जाएगा उस इकोनॉमी पे। सस्टेनेबल वेलबींग पे फोकस, नेचर बायोडाइवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड फूड सिस्टम के बारे में होलिस्टिकली सोचना, यानी कि ओवरऑल सोचना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना, इकोलॉजिकल लेंसेज पे काम करना, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, ऑलराइट, एक मिशन ओरिएंटेड इनोवेशन को डिलीवर करना। अब सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्यों? हमारी जो करंट कौन सी इकोनॉमी? लीनियर फॉसिल बेस्ड इकोनॉमी का मॉडल है। इसके कारण सोसाइटी ने ऑलरेडी अपनी प्लानिटरी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं। प्लानिटरी बाउंड्री का मतलब क्या है? ये देखो, ये हमारी 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे नोवल एंटिटी, क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, लैंड चेंज सिस्टम, फ्रेश वाटर का यूजेज, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, ओशन एसिडिफिकेशन। ये 9 हमारी ऐसी प्लानिटरी बाउंड्रीज जिनको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी चल रहे हैं किस पे? लीनियर फॉसिल बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इसके कारण हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? दूसरी जगह पर हमको स्पेस ढूंढना पड़ रहा है ताकि हम लोग वहाँ पर सेटल हो सकें।
और करंट का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। हम लोगों ने वर्ल्ड का जो लैंड है 1/3 जो लैंड है उसको सीवियरली डिग्रेड कर दिया है। 1 मिलियन के आसपास स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। करंट जो सर्कुलर बायो इकॉनमी है, इसके कारण क्या होगा, जो भी हमारे रिसोर्स है और जो इको एफिशिएंसी है उसको हम इम्प्रूव कर देंगे। ग्रीन हाउस गैस का जो फुटप्रिंट है उसको हम लो कर देंगे। तो देखो ये इकॉनमी का एक फैक्टर है। हम लोगों की एक इकॉनमी है लीनियर का मतलब होता है लाइन में चलने वाला, सीधा। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसको सर्कुलर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉसिल वाली जो थी उसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बायो बनाना चाह रहे हैं, और दोनों को हम मिला करके बना रहे हैं सर्कुलर बायो इकॉनमी। डिसएंगेजिंग द प्रीमियर ग्रीन इंस्टीट्यूशन। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन्होंने रिकमेंड किया था कि कुछ 5 प्रीमियर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है, इनको डिसएंगेज कर दो। डिसएंगेज मतलब इस मिनिस्ट्री के अंडर से इनको हटा दिया जाए, इन्होंने रिकमेंड किया है। अब डिसएंगेजमेंट में 2 पार्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं पढ़ना है इसके बारे में। कमेटी ने कौन से 5 इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला ये ज़रूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इन्होंने रिकमेंड भी किया है, एक मर्जर भी रिकमेंड किया है। जो सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है उसको नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ मर्ज कर दो। क्यों? उन्होंने कहा कि इनके सिमिलर से रोल हैं कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, इसलिए। प्लस में उन्होंने बोला है कि जो सलीम अली सेंटर है ऑर्निथोलॉजी के लिए और नेचुरल हिस्ट्री के लिए कोयम्बटूर का, जो कि अंडर वही एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसको लेके आ जाओ, जो इसको मिनिस्ट्री के अंडर लेके आ जाओ, ठीक है ना, रेगुलर फंक्शनिंग के लिए। प्लस इन्होंने रिकमेंड किया है कि इंडियन काउंसिल, अब ये कुछ और भी नाम है इन्होंने दे दिए हैं जैसे नेशनल टाइगर रिजर्व वगैरह का, ठीक है ना, ये कंटिन्यू करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ही फंक्शनिंग करना अपना। ये स्टेप हम क्यों ले रहे हैं? ये भी जितने भी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है ना, इनको रैशनलाइज करने के लिए, कुछ को डिसएंगेज करना, कुछ को मर्ज कर देना, ठीक है, कुछ को वहीं रहने देना। रैशनलाइज मतलब चीज़ों को दोबारा से मतलब रीअरेंज करना ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और मोटिव क्या होगा हमारा? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इन इंस्टीट्यूशन के बारे में है, IIFM जो है ये भोपाल में है, ये जो भी यूज़फुल होती है एरिया फॉरेस्ट के लिए, उसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एप्लीकेशन प्रमोट करना ज़रूरी नहीं है, पर हल्का सा देख लो बेशक से। अहमदाबाद में हमारा CEE है, बेंगलुरु में हमारा ये प्लाईवुड के इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, चेन्नई में हमारा जो है ये टारगेट ग्रुप्स के लिए, मतलब जो कम्युनिटीज़ होते हैं, वुमेन होते हैं, एस्पेक्ट्स एनवायरनमेंट, उन सब के लिए है। और देहरादून में हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, 1982 में बना था। इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, हल्का सा एक बेशक दिमाग में रखना चाहो तो रीड करके इग्नोर कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है ना सोशल इश्यूज़ का, मैं आप लोगों को इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो ये है कि आपको इसको मंथली मैगजीन में से कवर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न बता देता हूँ क्यों। मोस्टली ना यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह ही आई हुई है, ये WTO की रिपोर्ट है, ठीक है, कोई फलानी मॉडर्न स्लेवरी के बारे में बताया हुआ है ये सब, और जो भी है एल्डरली पॉपुलेशन, जितना भी कुछ यहाँ पर मंथली मैगजीन में सोशल इश्यूज़ को लेकर के बताया हुआ है ना, इनको मत पढ़ो। इनकी जगह डायरेक्ट मीन्स 365 उठाओ, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से पता है क्या कर रखा है। बस टॉपिक उठाया है, विमेन का है, ठीक है, और चिल्ड्रन का है, पॉवर्टी का है, हंगर का है, या फिर ओल्ड एज का है। इन्होंने एक टॉपिक को एक सारे पूरे साल का इकट्ठा करके एक जगह पे दे दिया है, विमेन वाला। हर मंथली में, अब यहाँ पे मंथली में क्या हो रहा है, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल है, वो कभी नहीं पूछा जाता। रिपोर्ट की डिटेल कभी नहीं पूछी जाती है कि आपसे टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कि विमेन का टॉपिक दे दिया, उसमें आप एक लाइन यूज़ करते हो, आधी लाइन, कि ये एज़ पर दिस रिपोर्ट विमेन का डेटा ये है। उसके लिए पूरी रिपोर्ट के यहाँ पे सोशल इश्यूज में पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मैं कवर करवाऊँगा जब ये सोशल इश्यूज़ मंथली वाला आएगा ना, वो उसमें आएगा, क्या कह रहे हैं, जब मैं मेन 365 का सोशल इश्यूज़ कराऊंगा वहाँ तो मैं इसको डिटेल में करवाऊंगा ही, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको यहाँ सोच रहा हूँ कि इसमें अभी यहाँ टाइम लगाना, फिर रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। विमेन का एक टॉपिक हमेशा आता है, पॉवर्टी पे एक टॉपिक हमेशा आता है, ग्लोबलाइजेशन पे एक टॉपिक हमेशा आता है। आप पिछले 5-6 साल के मेंस का क्वेश्चन उठा के देखोगे ना विमेन के ऊपर, एग्जैक्टली सिमिलर सा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन। मैंने देखे हैं क्वेश्चन अभी, और इसलिए फिर मैंने चेक करके बोला कि ये सोशल इश्यूज़ का हमको करने में हमारा सबका टाइम वेस्ट होगा। हम लोग साइंस एंड टेक पे चलते हैं, क्योंकि उसके ना उसमें ये जो अपना प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं।
और मेंस तो उसमें होता ही है फिर इंपॉर्टेंट। तो साइंस एंड टेक हम लोग पूरा डिटेल में कवर, इवन नवंबर का भी सोशल इश्यूज़ हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि उसका मंथली जो अभी आया है ना, रिसेंटली अपडेट आया है विजन का, मेंस 365 का, उसमें अक्टूबर नवंबर का सोशल इश्यूज़ मैंने देखा तो कवर कर दिया इन्होंने, जो मेजर है हमारे लिए। और उससे पहले का जो आया तो उसमें चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है, रिपीटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अपना टाइम बचाते हैं और यहाँ ना पढ़ के, आप भी मत पढ़ना अपने आप, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेंस 365 का खुद पढ़ना चाहो बेशक पढ़ लेना, उसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि चीज़ें बहुत रिपीटेड मिलेंगी आपको। और ये मत सोचना कि मंथली पढ़ लोगे फिर मेंस 365 पढ़ोगे। सोशल इश्यूज़ का टॉपिक ही ऐसा है कि सिर्फ मेंस 365 पढ़ के जाओ एंड दैट्स इट, डन, आपका काम हो गया। हमारे पास अब टॉपिक स्टार्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग को सबसे पहले देखेंगे। CSIR जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। इनका एक प्रोग्राम है इंडिजन प्रोग्राम, तो कुछ 6 मंथ पहले ये, मतलब 6 मंथ के बाद ही कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी कुछ पब्लिकेशंस की गई हैं, पब्लिश किया गया है, इसकी क्या स्टडी थी। उसको जानने से पहले हम लोगों को जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जानना होगा। एक बार मैं आप लोगों को हल्का सा ये DNA का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। आपको सेल दिखाई दे रहा होगा, आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये देखो ऊपर आपको दिख रहा है ना, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से जीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और जीन के स्ट्रक्चर पे होता है DNA, ऑलराइट। और इस DNA के साथ होता है हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसके बेस पेयर होते हैं ये 4, आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि कई बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन। जो लोग मेडिकल फील्ड के हैं उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ऑलराइट। अब एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि जीनोम क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, इंडिजन प्रोग्राम में हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है उससे पहले देख लेते हैं जीनोम क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट होता है DNA का, ठीक है। अब इसके अंदर इस कंप्लीट सेट में क्या क्या आता है, क्रोमोसोम आ गए, ठीक है, जहाँ पर DNA और जीन्स होते हैं। दोबारा से देखो स्ट्रक्चर को, सेल है उसमें न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या चीज़ें होती हैं, जीन होता है और DNA होता है, ठीक है। अब हर एक जीनोम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3.2 बिलियन DNA के बेस पेयर होते हैं। इस जीनोम के अंदर सारा वो डेटा होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। अब इस जीनोम को समझने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। कैसे एक प्रोसेस होता है इसको समझा जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये कर रहे हैं कि जो बेस पेयर थे उनका हम एग्जैक्ट ऑर्डर डिसाइफर कर रहे हैं, डीकोड कर रहे हैं, किसका, एक इंडिविजुअल का। इस डेटा को हम एनालाइज करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि बहुत सारे जीन्स का फंक्शन क्या है। जेनेटिक म्यूटेशंस को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये म्यूटेशंस एक जीन के फंक्शन को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें कुछ 1000 के आसपास लोगों को, इंडिविजुअल्स का डेटा लिया गया था जो कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एक डेटा सेट बनाएंगे जहाँ पर जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी होगी, किसकी, कैरियर जेनेटिक डिजीज़ की। तो पहले तो ये देखो, कैरियर जेनेटिक डिजीज़ यानी कि एक ऐसी डिजीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। फिर एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जो मेडिकल टर्म्स वाले स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा अच्छे समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक या फिर सिस्टमेटिक स्टडी होती है कि किस पैटर्न में, किस फ्रीक्वेंसी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किस चीज़ के, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के या फिर इवेंट्स के। सिर्फ डिजीज़ की बात नहीं करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी स्टेट या इवेंट के बारे में बात करते हैं एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में। वो पॉपुलेशन नेबरहुड हो सकता है, स्कूल, सिटी, स्टेट, कंट्री, ग्लोबल लेवल पर। ये होता है एपिडेमियोलॉजी, ऑलराइट। अब ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने हैदराबाद के CCMB को इन्वॉल्व किया है, CSIR को इन्वॉल्व किया है और IGIB को, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अब CSR ने अनाउंस किया है, कंक्लूजन हुआ है पूरे होल जीनोम सीक्वेंसिंग का। 1008 इंडियंस थे डिफरेंट पॉपुलेशन के कंट्री में। तो इनको ये, इसका रिजल्ट ये मिला है 32% जेनेटिक वेरिएशंस हैं इंडियन के जीनोम सीक्वेंस में, वो यूनिक हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबल जीनोम की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 32% जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो यूनिक हैं। जो कंप्यूटेशनल एनालिसिस किया गया है उससे आइडेंटिफाई हुए हैं कुछ 5,58,98,122 सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स इंडियन जीनोम डेटा सेट में, ऑलराइट। तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट्स को स्केल अप करना हो, स्केल अप मतलब अब इसको 1000 किया था ना, 1000 से हम इसको और ज़्यादा करेंगे तो
हम लोगों को चैलेंजेस क्या कुछ आएंगे, उसको करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिजेन जो प्रोजेक्ट है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों करने का फ़ायदा है इसको। तो अभी हमने चैलेंजेस में क्या देखना था कि इसको स्केल अप करना है, लेकिन स्केल अप हम क्यों करना चाहते हैं, फ़ायदा क्या होगा। इंडियन जीनोम वेरिएशन को समझने में हेल्प मिलेगी। अब इंडियन जीनोम वेरिएशन को क्यों समझना है, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि जेनेटिक डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी अभी, ठीक है। कैरियर स्क्रीनिंग क्या होती है, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेक्टेंट कपल्स होते हैं जिन लोगों को वो दे वांट टू डिटरमाइन द चांसेस ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एंड दे वांट टू नो कि दैट कैन दे एक्सपेक्ट अ चाइल्ड और नॉट, उस चीज़ को समझने में भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास डेटा सेट होगा जो हेल्प करेगा। फार्माकोजेनेटिक में हम स्टडी करते हैं कि कैसे जीन्स अफेक्ट करते हैं एक पर्सन के रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। अब ये ड्रग्स वो वाले ड्रग्स नहीं है नशीले वाले, ये ड्रग्स हैं नॉर्मल मेडिसिन मतलब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर, और किस तरीके से किसी भी एडवर्स ड्रग के रिएक्शन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। यानी कि कई बार रिएक्शंस हो जाते हैं ना, आपने कोई ऐसी मेडिसिन ली जो आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करती, जैसे कुछ लोगों को मल्टीविटामिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो उसमें वो कोई आपने मेडिसिन ली है और आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है या फिर गलत तरीके से एडवर्स रिस्पॉन्स कर रही है, उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा जीनोम सीक्वेंसी का। तो एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है वो भी पता चल जाएगा। क्लिनिकल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग बहुत सारे जेनेटिक वेरिएंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया का जीनोम डेटा स्केल अप करने के लिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के टर्म्स में, और जो डेंसिटी है विद मोर देन 1.3 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं और 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास है। कंट्री बहुत डाइवर्स है, ठीक है। मोर देन 4500 एंथ्रोपोलॉजिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है हमारी। बड़ा अच्छा डेटा है ये, आपका कई चीज़ों में काम आएगा, सोशियोलॉजी के टॉपिक में भी काम आएगा, एंथ्रोपोलॉजी में भी काम आएगा। अंडरस्टैंडिंग द जीनोम्स, कुछ स्टडी करेंगे अगर हम एंटायर जीनोम सीक्वेंस की, इससे साइंटिस्ट ये समझ पाएंगे कि ओवरऑल कैसे काम करता है एक जीनोम। तो ये सारे हमारी बेनिफिट हैं इस इंडिजन प्रोग्राम की। अब हम देखते हैं कि अगर इतने फ़ायदे हैं तो इसको करने में चैलेंजेस क्या आ रहे होते हैं। टेक्निकल इशू आता है, ठीक है, जैसे कि कौन सा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर टूल कुछ यूज़ किया जाए, ओवरऑल प्रोसीजर को कैसे स्पीड अप किया जाए। फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैंगे, ठीक है, बहुत लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। लीगल इश्यूज़ होते हैं, डेटा प्रिवेसी का बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। प्रिवेसी मतलब अब आप किसी का इतना सारा जेनेटिक डेटा कंज्यूम करोगे, जेनेटिक डेटा अगर आप कलेक्ट करोगे तो उसमें प्रिवेसी का इशू आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि डेटा तो ऑनलाइन सर्वर्स पे स्टोर करोगे सेफ्टी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है। इंडिया की एक रिपोर्ट है, इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 की, इंडिया जो है 3rd है वर्ल्ड में, टॉप 20 कंट्रीज़ में जो इंटरनेट क्राइम्स के विक्टिम है। तो ये कुछ चैलेंजेस है बहुत मेजर से। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मुझे नहीं लगता कि करवाने की ज़रूरत है, सिंपल डेफिनेशंस है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है जो डिटरमाइन करता है कि डीएनए सीक्वेंस क्या है पूरे एंटायर ह्यूमन जीनोम की। 1990 में स्टार्ट हुआ था और 13 साल तक चला था 2003 में। तो इस प्रोजेक्ट के बाद हमको पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास कुछ एबिलिटी थी कि हम कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट को स्टडी कर सकते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। इसको कोऑर्डिनेट किया था NIH ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA ने। हमारे पास जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है और ये पहला स्क्रैचिंग द सरफेस मतलब पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग एक वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी जो इंडिया की है उसमें सिर्फ कुछ परसेंटेज उसका हम स्टडी कर पाएंगे। जीनोम सीक्वेंस से हमें पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है हर एक बेस न्यूक्लियोटाइड का, और जबकि जीनोम मैपिंग सिंपली आइडेंटिफाई करता है लैंडमार्क क्या होगा DNA के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग एक ग्रिड बनाएंगे, कलेक्ट करेंगे 10,000 सैंपल्स फर्स्ट फेज़ में अक्रॉस इंडिया, ताकि इंडियन जीनोम की एक रिप्रेजेंटेशन उनको मिल सके। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का उन्होंने जनवरी 2020 में इसको क्लियर कर दिया था। कुछ 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारा उस बेंगलोर का IISc भी है और कुछ IITs भी हैं जो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। वे एड की बात करें तो इंडिया जिसमें लीड कर रहा है CSIR, पहला सीक्वेंस जो है इंडियन जीनोम का जो 2009 में था, तो इट इज़ ओनली नाउ इन लेबोरेटरीज हैव बीन एबल टू स्केल अप होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफर देम द पब्लिक। फंडिंग जो है टेक्नोलॉजी में मेजर ऑब्स्टेकल है और ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है कि वो प्राइवेट फंडिंग को ऑप्शन चूज़ करे। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला है,
केमिस्ट्री में क्या उसने डिटेक्ट किया है, जीनोम की ये जीन सीजर्स इन्होंने डिस्कवर की है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। अब इतना डिटेल में नहीं आएगा, क्लस्टर ऑफ रेगुलरली कि आप इसके बारे में, ऐसी मेडिकल का है, इसी तरीके से मेडिसिन का है। हेपेटाइटिस सी, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। हेपेटाइटिस ए और बी हमारे पास ऑलरेडी डिटेक्टेड थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ होती थी जो नॉन ए थी और नॉन बी थी। तो ये आइडिया लगाएगा कि जब नॉन ए और नॉन बी है लेकिन हेपेटाइटिस है तो वो सी ही होगा, तो इसको डिस्कवर कर लिया गया है, ठीक है। इसकी वैक्सीन नहीं बनी अभी तक। ए और बी हेपेटाइटिस की हमारे पास वैक्सीन है, सी की हमारे पास वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। तो इसके लिए हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हुगटन को नोबेल प्राइज़ मिला है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। एक HIV डी और ई भी होता है, ठीक है, डी और ई भी होते हैं। और डी के लिए तो जो HIV बी का जो होता है ना मेडिसिन, जो वैक्सीन होती है वही वाली काम आ जाती है। और HIV ई का जो ये वायरस है ये कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को कंज्यूम करने से होता है। बहुत ही कॉमन डिजीज़ है हेपेटाइटिस की, ठीक है, वर्ल्ड में होती रहती है। और सेफ़ और इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं इसके लिए, HIV के लिए भी, लेकिन वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये जाना था कि हेपेटाइटिस सी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और WHO की रिपोर्ट के माने तो 71 मिलियन पीपल के आसपास है जो सफ़र करते हैं हेपेटाइटिस, HIV बोल रहा हूँ गलती से, हेपेटाइटिस सी के कारण। बेसिक सा आइडिया दे दिया मैंने आपको इसके अंदर। अब हेपेटाइटिस होता है क्या ये भी बता देता हूँ। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है लीवर की। इन्फ्लेमेशन के टाइम में क्या होता है ना कि आपकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर रेड रैशेस भी हो सकते हैं, थोड़ी स्वेलिंग भी हो सकती है इन्फ्लेमेशन के टाइम पर। और बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेपेटाइटिस का वर्ल्ड के अंदर, अदर इन्फेक्शन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बेसिक था इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में भी मिला है, इसका भी बता देता हूँ फिज़िक्स का। हाँ, जो फिज़िक्स में मिला है ये अवार्ड किया गया रॉजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया गेस को। इन्होंने फर्दर जो ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग है ना, जो कि अपने आप में बहुत ही एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स का, एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी है, तो उसकी फर्दर स्टडी में कुछ किया है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी की बताएं तो उन्होंने कहा कि जो ब्लैक होल का फॉर्मेशन है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही रोबस्ट प्रेडिक्शन है। 1965 में रॉजर पेनरोज ने प्रूव किया था कि जो ब्लैक होल्स हैं दे कैन रियली फॉर्म, और उनको फिर डिटेल में भी डिस्क्राइब भी किया था। तो ब्लैक होल्स के अंदर ना एक सिंगुलैरिटी होती है कि, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जो सारे लॉज होते हैं ना हमारे नेचर के, दे स्टैंड टू सीज। मतलब कि ये मान लो ब्लैक होल है, इसमें एक सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी मतलब इसकी जो ग्रेविटी होती है, यहाँ पर हर एक चीज़ इतनी, इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि इवन लाइट जो होती है ना, लाइट भी इसके अंदर चली जाती है। नॉर्मली आप लाइट को डायरेक्शन दे नहीं सकते ना अदर देन उसका सोर्स को मूव किए बिना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये इसके सामने से अगर लाइट गुजर रही होगी तो ये ब्लैक होल इस लाइट को अपने अंदर खींच लेगा। ऑलराइट, तो जो हमारे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई थी। अब ये मत पढ़ने लग जाना, ठीक है, ये टॉपिक इतना भी गहरा नहीं है कि आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे, इन्होंने आपको बता दिया है। आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने याद दिया है कि सन जो है बहुत मैसिव होता है, ठीक है ना। तो सन एक ऑब्जेक्ट है ना, अब इसके अराउंड का जो स्पेस है ना, वो स्पेस को सन ने रैप किया हुआ है। ऑलराइट, सन इज मैसिव इनफ टू रैप द स्पेस अक्रॉस आवर सोलर सिस्टम, अ बिट लाइक द वे हैवी बॉल रेस्टिंग ऑन अ रबर शीट रैप्स द शीट। आपके पास एक रबर की शीट है, तो ये शीट है मान लो रबर की, आप इसमें एक हैवी बॉल को रख दोगे, अगर बॉल है एक हैवी, अगर इसको बॉल को रख दोगे तो क्या होगा, ये शीट थोड़ी नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, और ये शीट क्या हो जाएगी, एक तरीके से अपने आप को इस पर रोल, इससे रैप कर लेगी। राइट, उनका यही सा कहना है कि जो अर्थ है और जो अदर प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं कर्व्ड पाथ में उसके अराउंड। क्यों? क्योंकि सन ने उस स्पेस को क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है, ठीक है। अब जनरली स्पेस में क्या होता है, जो ब्लैक स्टार्स होते हैं, ये ब्लैक होल्स होते हैं, क्यों बनते हैं, जो भी सन होता है ना, जो भी स्टार होता है वो अपने आप में जब वो डाई करता है तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा का जो प्रोसेस होता है ना, जब वो डाई करता है, मर जाता है, तो वो अपने आप में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो सन है ये कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतना इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी बड़ा स्टार जब डाई करता है और उसमें से कोई भी लाइट एंटर नहीं कर सकती, लाइट सेंस उसमें होती नहीं है, तो वो खुद ही लाइट को खींच लेता था, इसलिए ब्लैक होल को देख पाना आसान नहीं होता। 2019 में हमारे पास पहला ऑप्टिकल इमेज आया था ब्लैक होल का, इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के द्वारा। उसने कैप्चर किया था ब्लैक होल का आउटसाइड रीजन, सिर्फ आउटसाइड रीजन को कैप्चर किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट हॉराइजन, ठीक है। तो जो कि 55 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से, इतनी दूर है वो ब्लैक होल, उसको कैप्चर किया था।
और सेजिटेरियस ए ये सेकंड ब्लैक होल है जिसके फोटोग्राफ्स कैप्चर किए गए थे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। 3 तरह के टेलीस्कोप बताए हैं इन्होंने, ठीक है, टाइनी, स्टेलर और सुपर मैसिव होते हैं, ठीक है। तो टाइनी वाले जो होते हैं तो इतने स्मॉल होते हैं कि वो एक एटम के जितना ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो मास होता है वो एक लार्ज माउंटेन के जितना हो सकता है। मतलब ब्लैक होल क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है ना अपने अंदर सब कुछ, तो उसका मास बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन साइज़ उसका बहुत छोटा होता है। अब यही इसी चीज़ को इसलिए ऊपर जो वर्ड यूज़ किया गया था ना, एनिग्मेटिक वर्ड यूज़ किया गया था कि रहस्यमयी चीज़ें हैं ये स्पेस की सारी। स्टेलर के अंदर जो मास है हमारे सन का उससे 20 टाइम्स बड़ा हो सकता है। बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स हैं अर्थ की गैलेक्सी में, मिल्की वे में। सुपर मैसिव के अंदर अगर हम अपने हमारा जो सन है उसके जैसे 1 मिलियन को रख देंगे, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर हम लोग इनकी डिटेक्शन करते हैं तो हमको अपने जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है यूनिवर्स की उनको पता चल पाएगा कि हमारी जो थ्योरीज ऑलरेडी हमने बना रखी हैं कि ऐसे यूनिवर्स बनाओ, उनके बारे में आइडिया लग सकता है कि वो सही है भी या नहीं है, ठीक है। और खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलेगा हम लोग कहाँ से आएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकती है कि जीपीएस की जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनकी पोजिशनिंग वगैरह में बहुत हद तक हमको फ़ायदा मिल जाएगा। टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि इसमें इतने गहरे गहरे डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आएंगी, उतना समय मत बिताना। हल्की सी बेशक एक रीडिंग लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैंने ऊपर ऊपर का तुमको मेजर समझा दिया था, ठीक है। ब्लैक होल्स का ये टॉपिक पढ़ते हैं कि पॉलिसी है, ड्राफ्ट है, ये सब आते हैं न्यूज़ में, क्योंकि सॉरी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसरो ने एक ड्राफ्ट निकाला है, न्यू स्पेस कॉम पॉलिसी 2020। इंपॉर्टेंट है ये। स्पेस जो है अपने आप में बहुत वाइटल फ्रंटियर बनता जा रहा है स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस के लिए, और इंडिया को ज़रूरत है कि अपनी जो स्पेस की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, और जो भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग के मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करें। ड्राफ्ट पॉलिसी को हम लोगों ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत के टाइम पर, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए प्राइवेट कंपनीज़ को भी सैटेलाइट बनाने में, लॉन्च करने में और स्पेस की बाकी सर्विसेज में। और जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, उन सब के लिए हम लोगों ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और की फीचर्स क्या हैं, कुछ मेजर्स लिए गए हैं जहाँ पर हम लोग स्पेस के जो एसेट्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए अर्थ इंडियन टेरिटरी से, उन सबको मॉनिटर कैसे करना है, ऑथराइज करना है, वो सब इस पॉलिसी में होगा। स्पेस में जो हमारे एसेट हैं उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखना, कमर्शियल इंडियन इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बढ़ाना और उनको स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, कंट्री के अंदर भी कंट्री के बाहर भी। जो स्पेस वाले हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उन सब का थोड़ा सा बेटर करना, ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है इफेक्टिव, अफोर्डेबल, रिलायबल बनाना उनको। एक टाइमली और एक रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना कमर्शियल इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो खुद के ही ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस के कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको इस्टेब्लिश भी कर सके और ऑपरेट भी कर सके। अब कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स को कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, स्पेस बेस्ड एसेट्स के द्वारा, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। और अगर स्पेस में कोई भी उनका कोई डैमेज होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल डैमेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस होगी इंडियन टेरिटरी के अंदर स्पेस से, ठीक है, वो उसको तभी कर सकते हैं जब अथॉरिटी होगी इनके पास, इंडियन जो स्पेशली इसरो से, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से उनके पास अथॉरिटी होगी। तो इंडियन कंपनीज अपने टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड TT&C की अर्थ स्टेशंस पर एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर बना सकते हैं इंडिया में, आउटसाइड इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटल डेवलपमेंट की, जैसे सोशल एम्पावरमेंट होगा, ठीक है, एक्सेस ज़्यादा मिलेगा हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, रूरल डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, इकोनॉमी की वाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। जो हमारा इन स्पेस है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की ही, वो कुछ नेसेसरी ऑथराइजेशंस प्रोवाइड करेगा, परमिशन प्रोवाइड करेगा सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, इंडिया से भी और इंडिया से बाहर भी। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा इसमें और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। स्पेस कैपेबिलिटीज़ को सिक्योर करना, ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंट सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट हैं, तो बिज़नेस की कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, बिज़नेस अनअफेक्टेड रहे। अगर कोई एडवर्सरी आ जाती है, एक सैटेलाइट डिसेबल हो जाती है, तो दूसरी का हेल्प ले सकते हैं हम लोग। इंडिया सेंट्रिक नीड्स बहुत सारी हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत है कि वो रैपिडली हमारे जो चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल सिनेरियोज़ हैं उनके साथ हेल्प करें, डिजिटलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें। हमारी डिमांड बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, इंडिया को ज़रूरत है कि इसरो हर साल 18 से 20 सैटेलाइट डिलीवर करे, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा तो इसरो का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी हमको, लेटेस्ट इनोवेशंस मिलेगी।
अगर एक लार्ज चंक जो है इसरो का वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग में और व्हीकल के लॉन्चिंग में ही चला जाता है, तो अगर थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसरो का जो मैन पावर है वो रिसर्च में और डीप स्पेस मिशंस में अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। नई जॉब्स क्रिएट होंगी हाई स्किल्ड लेबर मार्केट के लिए प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में। टैक्स पेयर का जो मनी है उस पर थोड़ी सी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, क्योंकि इसरो का जो भी कुछ करता है तो सब टैक्स पेयर की मनी से करता है, प्राइवेट वाले करेंगे तो अपनी फंडिंग से करेंगे, तो उस पैसे का थोड़ा सा एक और बेटर यूज़ हो सकता है, इसरो को कम पैसा देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं इसमें। आगे बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। पहली बार फिजिक्स में हम लोगों ने सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया है। अब सुपर कंडक्टिविटी मैं समझा देता हूँ। देखो, आप लोगों के पास घर में वायर होता है ना, कोई भी कॉपर वायर होता है या फिर घर में बिजली आती है। अब इस वायर के अंदर से जब करंट फ्लो होता है ना, तो इसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से कुछ 100 के आसपास कोई यूनिट पास होती है, तो 100 आगे पहुँचती नहीं है, 90 हो सकती है, 80 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ये मटेरियल किस चीज़ का बना है, कि हर मटेरियल के अंदर जो कंडक्टर होता है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि उस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस जो है या तो बिल्कुल भी नहीं है और है तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल के आसपास है। तो साइंटिस्ट ने पहली बार एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर ली है जिसमें रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर जो है वो जनरली हमारा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम मान के चलते हैं, इन्होंने 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस चीज़ को अचीव कर लिया है। ऑलराइट, जो सैंपल साइज़ था वैसे इनका बहुत माइक्रोस्कोपिक था और जो प्रेशर था वो ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल सा रहा है, लेकिन हालांकि इस अचीवमेंट के कारण साइंटिस्ट को हेल्प मिल गई है। फ्यूचर में कुछ सुपर कंडक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी के अबाउट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, क्यों ऐसा करने का फ़ायदा क्यों हुआ। मेडिकल और बायोफार्मा एप्लीकेशंस के अंदर जो लो टेम्परेचर की सुपर कंडक्टिंग होती है मटेरियल होते हैं और जो हाई फील्ड मैग्नेट्स होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एनएमआर में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, और एमआरआई में जो हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है ना, इसके लिए। तो मेडिकल फील्ड में ये सुपर कंडक्टिविटी बहुत हेल्पफुल है। सुपर कंडक्टिविटी और वेग साइंस, सुपर कंडक्टिविटी एक कोर टेक्नोलॉजी है जो उसको फ्यूचर में हम लोग हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सेलरेटर्स के लिए थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा CERN जो यूज़ करता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, वो यूज़ करता है मोर देन 1000 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। पावर जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए जो यूज़ है सुपर कंडक्टर्स का, उसमें कुछ प्रॉमिस होता है इनोवेशंस का, जैसे मोबिलिटी के फील्ड के अंदर। जैसे कि जो जापान का जो रेलवे प्रोजेक्ट है जो अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, चुआओ शिंकानसेन मागलेव लाइन, ये एक मैग्नेटिकली लेविटेटेड हाई स्पीड ट्रेन है टोक्यो और नगोया में। यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छा टॉपिक है। 7.7 इज़ एक्वापॉनिक्स। तो मोहाली में रिसेंटली एक पायलट एक्वापॉनिक फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया था और जिसको डेवलप किया था सीडेक ने। तो एक्वापॉनिक्स क्या होता है कि आप एक्वाकल्चर तो जानते ही होंगे, ठीक है। एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स। तो पहले हाइड्रोपोनिक्स समझ लेते हैं एक बार। हम लोग जो प्लांट्स कल्टिवेशन करते हैं ना विदाउट सॉइल, यानी कि पानी में ही हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो पानी से ही सारे न्यूट्रिएंट, हाइड्रेशन सब उसको मिल जाता है। ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, ज़्यादा यील्ड यानी कि ज़्यादा लाभ मिलता है, क्वालिटी सुपीरियर हो जाती है। जब प्लांट को सॉइल में ग्रो करते हैं तो रूट्स को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, और पानी में करने से क्या होता है कि डायरेक्टली सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं उनको, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती खुद को सस्टेन करने के लिए, ये एक बेनिफिट होता है। एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम एक्वापोनिक्स। तो दोनों को ही, एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स का एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है। ये फिश का जो वेस्ट होता है ना एक्वाकल्चर पोर्शन से, उसको यूज़ किया जाता है डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को ही, जहाँ पर जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोपोनिक यूनिट में ग्रो करने के लिए। एक न्यूट्रिएंट रिमूवल से कारण क्या होता है कि वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है फिश के लिए, और जो ओवरऑल वाटर कंजप्शन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एक्वापोनिक के बेनिफिट ये होते हैं सबसे पहले तो कि ओवरऑल मान लो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए 100 यूनिट्स वाटर लग रहा है, तो एक्वापोनिक्स में सिर्फ 10 यूनिट्स लगेगा। ये बेनिफिट होता है। टॉक्सिक नहीं होता, ठीक है, और प्रोटीन फूड्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत हाईली वैल्यूएबल होता है। इनपुट्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत सिंपल सिस्टम की मेंटेनेंस होती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। दोनों में ही बहुत सारा रिस्क होता है। एक्सपर्ट असेसमेंट वगैरह की चीज़ें की बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। कमर्शियल एक्वापोनिक्स हो पाना अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है,
क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक इशू बन जाता है। हमारे को एक बहुत बड़ी रेंज होती है माइक्रोफ्लोरा की, ठीक है, कन्वेंशनल हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अलावा। तो उनका पेस्ट और डिजीज़ मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट की बार बार ज़रूरत पड़ती है हमको, और एक सिंस इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो एक मार्केट के लिए एक रिलायबल और एक्यूरेट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप एक लिमिटेशन होती है। फ्यूचर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी ज़रूरतें ऐसी होंगी जहाँ पर हम लोग कम से वी वांट टू प्रोड्यूस मोर विद द लेस, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं। तो फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, एंड पीपल डू टेक अप दिस एज अ बिजनेस। सो देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु couldn't I think there were 2-3 students who couldn't make it to the UPSC finalist in their by their second and third attempt, and they opted for doing this aquaponic business, और उनका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक वो लोग इधर थे साउथ इंडिया, मतलब आई थिंक केरला या फिर तमिलनाडु में से किसी एक स्टेट के थे वो। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है। अब टीबी रिपोर्ट ये भी आती तो है, उसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों में। WHO पब्लिश करता है हर साल 1997 से, और 198 कंट्रीज़ का डेटा होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 99% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाती है। तो ग्लोबली 10 मिलियन लोग थे 2019 में, तो पिछले साल से कम ही था, और अप्रॉक्सीमेटली जो जिनकी डेथ हुई थी वो अराउंड 1.4 मिलियन लोग थे जिनकी टीबी से डेथ हुई है। टीबी क्या होता है पहले ये देख लें। एक डिजीज़ होती है जो बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम से, जो अफेक्ट करता है लंग्स को। पर्सन टू पर्सन कफ और स्नीज से ट्रांसफ़र हो सकती है। लंग्स को, जो पल्मोनरी टीबी होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है वो बाकी लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ग्लोबल लेवल पे WHO ने एक एंटी टीबी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। 80% रिडक्शन इन द टीबी इंसिडेंट रेट बाय 2030, ठीक है। 2015 में जो था उसके मुकाबले 2030 तक का एक टारगेट है कि उसमें 80% रिडक्शन करना है। 2020 का माइलस्टोन था 20% रिडक्शन, लेकिन सिर्फ 9% रिडक्शन हो पाया है, और 2025 का है 50%। अच्छा, ये टारगेट है लेकिन ये रियल वैल्यू है, ठीक है, इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। 90% रिडक्शन करना है एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स में। 2020 का माइलस्टोन है 35% रिडक्शन, और 2025 का है 75% रिडक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हमारे 17 हैं, 2030 तक का टोटल ओवरऑल का टारगेट है। उसमें हम लोगों को 2030 तक एंड करना है एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, टीबी, मलेरिया, और जो बाकी नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल वर्ड याद रखना, हेपेटाइटिस भी है, बाकी वाटर बोर्न डिजीज़ भी हैं। मॉस्को का भी एक डिक्लेरेशन है टीबी को एंड करने के लिए, एक कमिटमेंट है जो मल्टी सेक्टोरल एक्शन लिए जाएंगे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस करना ग्लोबल टीबी रिस्पॉन्स को लेकर के, और बाय 2030 तक का। तो टारगेट आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, इसलिए याद रख लेना। अंडरस्टैंडिंग जो इस बार की जो रिपोर्ट है, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में 44% टीबी के कारण डेथ हुई हैं, और इसमें मोस्टली जो है वो कोविड-19 के कारण इंड्यूस हुई हैं। कोविड-19 के कारण कैसे इंड्यूस हुई हैं ये ज़रा देख लेते हैं। बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी जो बंद हो गई थी, तो अराउंड 0.2 से लेके 0.4 मिलियन तक 2020 में जो डेथ्स हुई हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं कोविड-19 के कारण। ट्रीटमेंट बंद हो गया था। वो जो 2 की डिटरमिनेंट्स हैं टीबी के इंसिडेंट्स के, वो जीबी पर कैपिटा और अंडर न्यूट्रिशन भी रहे हैं। जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो डेवलप कर रहे हैं टीबी, ये इंक्रीज़ हो सकता है अगले आने वाले 5 सालों में बाय अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन। जो इम्पैक्ट होगा लाइवलीहुड्स के ऊपर, इनकम चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ पीपल है विद टीबी, उनकी रेंज जो काउंट है वो बढ़ेगा फ्यूचर के अंदर। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं एसेंशियल टीबी सर्विसेज के, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिपोर्ट किया है कि वो जेन एक्सपर्ट मशीन्स यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 टेस्टिंग के लिए इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग इट फॉर टीबी। हेल्थ स्टाफ को रीअसाइन किया गया है नेशनल टीबी प्रोग्राम्स में कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स में। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देख लेते हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया ने रजिस्टर किया है कि जो नोटिफिकेशन है टीबी के केसेस की, उसमें 2020 में 85% के आसपास डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इंडिया ने कोविड-19 का लॉकडाउन लगा दिया था। सिर्फ 40 केस रजिस्टर किए गए थे ओवर एवरी 100 केसेस ऑफ टीबी इन इंडिया, क्योंकि जो डिक्लाइन हुआ था टीबी सर्विसेज में उसके कारण, लॉकडाउन के कारण। वीकली और मंथली जो नंबर ऑफ टीबी के केसेस से नोटिफिकेशंस, वो इंडिया में बाय 50% गिर गए थे, और इंडिया का हाईएस्ट टीबी बर्डन रहा है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें 26% केसेस जो हैं ग्लोबली हैं। बहुत ही ह्यूज परसेंट रहा है पोटेंशियल केसेस का रिमेनिंग आउट ऑफ टीबी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखो इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है
जून के अंदर इंडिया की ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई थी, जून में भी आई थी, कुछ डेटा उसका इन्होंने यहाँ पर भी दे दिया है। और इन्होंने जो हमारा मंथली कंपाइलेशन है ना, अभी इस बार का जो आया हुआ है, जो मंथली कंपाइलेशन बोल रहा हूँ, जो मेंस 365 आया है, वहाँ पर भी इन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं वहाँ पर करूँगा। तो वहाँ इन्होंने टीबी का ना पूरे साल में टीबी की जो भी न्यूज़ आई है वो एक आर्टिकल में दे दी है। तो ऐसे अलग अलग बिखरा बिखरा नहीं पढ़ना पड़ेगा हमको। अब मैं यही कह रहा था, एक बार जब मेंस 365 वगैरह आ जाती है ना, देन वी नीड नॉट टू रीड दिस मंथली कंपाइलेशन। बट सिंस हमने अक्टूबर स्टार्ट किया था तो अक्टूबर करते हैं। कल्चर और ये नहीं करा रहा मैं, इनमें से एथिक्स के इक्के दुक्के छोटे मोटे टॉपिक है, गिरे हुए बिखरे बिखरे से टॉपिक हैं ये। और ये हिस्ट्री में आपने सब पढ़ ही लिया होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, इसमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का छोटा सा टॉपिक है, बट वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग्स। सो व्हाट विल डू इज़, अभी मैं नवंबर की स्टार्ट करते हैं। वैसे नवंबर में भी ऐसे टॉपिक कुछ स्किप करूँगा, बिकॉज यू ऑल नो कि ये टॉपिक्स मोस्टली आ चुके हैं। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी डिटेल में रहेगा, एनवायरनमेंट डिटेल में रहेगा। लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वी विल बी स्किपिंग देम बिकॉज वी विल बी डूइंग देम इन मेन 365।